नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बप्पी लहिरी का निधन हो गया। मंगलवार को तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुंबई के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां बप्पी लहिरी ने अंतिम सांसें ली। बप्पी लहिरी पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और संगीतकार और गायक बप्पी लहिरी को 80 और 90 के दशक में देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। वह सिंगर होने के साथ साथ कंपोजर, राजनेता और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। उनके डिस्को डांसर वारदात, नमक हलाल, शराबी, कमांडो जैसी फिल्मों में हिट टैग्स थे जो आज भी फेमस हैं। तो पिछले काफी वक्त से इनकी तबीयत खराब चल रही थी। मुंबई के अस्पताल में इन्होंने अंतिम सांस ली और आपको बता दें कि महज 3 साल की उम्र में ही इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था और संगीत से बचपन से ही नाता था। और कहीं ना कहीं जो डिस्को वाले संगीत होते हैं, गाने होते हैं, इनकी यदि लोकप्रियता बढ़ी तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय बप्पी दा को ही जाता है, क्योंकि बप्पी दा ने ही डिस्को वाले गानों को गाना शुरू किया था। और न जाने कितने ऐसे गाने हैं जिनको इन्होंने गाया और वो जो गाने हैं आज भी सभी के जहन में हैं। पिछले कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे। संगीतकार और गायक बप्पी को 80 और 90 के दशक में देश में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय जाता है। सिंगर होने के साथ साथ कंपोजर, राजनेता और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर भी थे। तो आज पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। आपको बता दें, डिस्को डांसर, वारदात, नमक हलाल, शराबी, कमांडो जैसी तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने हिट गाने गाए थे और आज भी वे गाने फेमस हैं। तो आज पूरे संगीत जगत में शोक की लहर है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, मुंबई का संवाददाता प्रशांत पांडे जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज पूरा संगीत जगत शोक की लहर में है। पिछले कुछ दिनों हमने लता मंगेशकर जी को खोया और उसके बाद एक और दुखद खबर जो आ रही है, वाकई में बहुत ही दुखद ही पूरी संगीत जगत के लिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। मैं आपको अस्पताल की तस्वीर दिखाता हूं कि ये वही अस्पताल है जहां पर पिछले 1 महीने तक बप्पी लहिरी की पहले इलाज की गई थी। डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि 15 फरवरी को उनको जो है यहाँ से अस्पताल से छोड़ा गया था। उनका इलाज कर करके वो ठीक हो गए थे, अपने घर चले गए थे। लेकिन कल रात में जो है उन्हें इमरजेंसी कुछ चेस्ट में पेन हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। डॉक्टर का कहना है जब अस्पताल उन्हें लाया गया तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ट्रीटमेंट शुरू किया गया लेकिन उन्हें डॉक्टर जो है बचा नहीं पाए। आपको बता दूं कि 69 साल के थे जब उनका यहाँ पर अंतिम सांस उन्होंने इस अस्पताल में लिया। उनका निधन हो चुका है। अब अस्पताल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि उनके जो पार्थिव शरीर को है वो घर ले जाया गया है। इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है। अस्पताल में फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखा गया है। कल देर रात यानी तकरीबन 11:15 के आसपास आखिरी सांस जो है बप्पी लहिरी ने इसी अस्पताल में लिया था। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार उन्हें चेस्ट में इन्फेक्शन हो गए थे, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और कई दफ़ा इसी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और उनका इलाज इसी अस्पताल में हमेशा किया जाता था। और जो एक डॉक्टरों की टीम है, विशेष वही टीम जो है बप्पी लहिरी की ट्रीटमेंट को अंजाम दिया करते थे और हर बार उन्हें ठीक करके घर भेजा किया करते थे। पिछले साल भी उन्हें कोरोना हुआ था तो 1 महीने से ज़्यादा का समय इसी अस्पताल में उन्होंने बिताया था और जब कोविड से वो रिकवर हो गए थे तो उसके बाद उन्हें घर भेजा गया था। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए माना जा रहा है। हमने देखा कि पिछले महीने ही जो है हमने लता दीदी को खोया और उसके बाद अभी बप्पी लहिरी की जो खबर आ रही है उसे देखते हुए इंडस्ट्री में जो है बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई करना मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए पार्थिव शरीर को जो है घर की तरफ रखा गया है। अब किस तरह से आगे अंतिम विधि को अंजाम दिया जाएगा उसका पूरा शेड्यूल अभी तक नहीं किसी की तरफ से दिया गया है। परिवार की तरफ से 2 बेटे हैं बप्पी लहिरी की। आपको बताया अगर आंकड़ों पे अगर देखें तो 500 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने 5000 से ज़्यादा जो गाने हैं कंपोज किए और गाए भी हैं। यानी उनकी अलग पहचान ही थी। सोने से लबालब हमेशा लदे रहते थे उनके शरीर पर। उनकी अलग हेयर स्टाइल थी, अलग उनका रुतबा था, अलग चश्मा लगाया करते थे। यही एक पहचान बप्पी लहिरी की थी। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप उनके स्टाइल की बात कर रहे हैं प्रशांत, बप्पी लहिरी मतलब उनको देख कर ही, उनको दूर से देख कर ही लोग समझ जाते थे कि बप्पी दा हैं, क्योंकि उनका अंदाज
गानों की दुनिया में तो वो बेशुमार धनी थे गानों की दुनिया में, और उनके पास एक से एक उन्होंने गाने गाए, एक से एक गाने कंपोज किए उन्होंने। लेकिन जिस तरीके का उनका अंदाज था वो भी सबसे निराला था और अभी तक वो देखने को नहीं मिला था। जी बिल्कुल, देखिए उनकी पहचान, उनकी स्टाइल बन गई थी, क्योंकि बप्पी दा की जब बात होती थी तो सबसे पहले ये समझ में आता था कि हाँ, जो व्यक्ति है वो सोने से ही लदा आएगा, जो व्यक्ति है वो हमेशा चश्मा ही पहने रहेगा। देखिए हमारे बॉलीवुड में कहा जाता है कि वो रॉक स्टार है, क्योंकि उन्होंने जो हिंदी गानों की जो स्टाइल थी उसे पूरी तरह से बदल दिया था। चर्चाएं जो है उनकी शुरू हो गई थी, कई ऐसे गाने हैं जो उन्होंने सुपरहिट कंपोज किए और साथ में गाए भी हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि आंकड़ों पे अगर देखा जाए तो 500 से ज़्यादा ऐसी फिल्में हैं जिस फिल्मों में उन्होंने कंपोज किए हैं गाने, और साथ ही साथ गाने भी गाए हैं। 5000 से ज़्यादा उन्होंने गाने कंपोज किए हैं और गाए हैं। यानी उनका एक तरीका था, एक स्टाइल था, और उनकी स्टाइल उनकी पहचान बन गई थी। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले कई दिनों से उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, पिछले 1 महीने जो इसी अस्पताल में भर्ती थे, यहाँ पर उनका इलाज भी किया गया। एक स्पेशल टीम जो डॉक्टरों की, वही हमेशा बप्पी लहरी को ट्रीटमेंट देते थे, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनके शरीर में जो है, चेस्ट में जो है इन्फेक्शन जो है काफ़ी फैल गया था, और कल देर रात उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई, और जिसके बाद यहाँ पर उनको आखिरी सांस लेते हुए उन डॉक्टरों ने देखा और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि बप्पी लहरी 69 साल में आखिरी सांस जो है इसी अस्पताल में लिए हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो ये काफ़ी दुखद खबर है जहां पर आज बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और जैसा कि प्रशांत बता रहे हैं कि पिछले 1 महीने से वे लगातार बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के माफ़ कीजिएगा, उनका मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था, और अब उन्होंने आज अंतिम सांस ली है। काफ़ी दुखद खबर, और उनके 2 बेटे हैं। अब क्या आगे का शेड्यूल होगा इसकी अभी विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन बप्पी लहरी को न्यूज़ 18 की तरफ से भी उनकी आत्मा को शांति, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब अगली खबरों का हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। आज संत रविदास की जयंती है। दिल्ली के करील बाग इलाके में संत रविदास का मंदिर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, और पीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पीएम के दौरे को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं आज रविदास जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि जन कल्याण के लिए प्रार्थना की जानी है, और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि दिल्ली के करोल बाग इलाके में संत रविदास का मंदिर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करेंगे, और पूरे मंदिर परिसर को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और इस पूजा में शामिल होने की जानकारी पीएम ने ट्वीट करके दी है। पीएम के दौरे को देखते हुए पूरा मंदिर परिसर बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है। तो वही रविदास जयंती आज है, और एमपी में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर अनुसूचित जाति के छात्रों को स्वीकृत पत्र मिलेगा। कौशल उन्नयन के लिए मिलेगा स्वीकृत पत्र। सीएम शिवराज बटवली होंगे शामिल। कटनी में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीडी शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उस तरीके से कई छोटे बड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। और चलिए एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बाघों की मौत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जी हां, बाघों की मौत के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। बीते 3 साल में एमपी में 102 बाघों की मौत हुई है। हर 11वें दिन एक टाइगर की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 2018 की गणना के मुताबिक एमपी में 526 टाइगर, पूरे देश में 3 साल में 329 बाघों की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश को यह दर्जा तो है कि बाघों को संरक्षित करने का, इनका कुनबा बढ़ाने का भी जो श्रेय है वो तो हासिल है ही, लेकिन जब बाघों की मौत की संख्या देखी जाती है तो इसमें भी मध्य प्रदेश बहुत आगे जा रहा है। देखिए, यही चिंता की बात है कि जिस तरीके से जो टाइगर है उनका संरक्षण हो रहा है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला हुआ है, लेकिन उन सबसे इतर अगर बाघों की मौत भी उसी अनुपात में हो रही हो
तो फिर ये एक चिंता की बात हो जाती है। और अगर हम दूसरे राज्यों की तुलना करें, कर्नाटक से अगर हम तुलना करें, वहाँ भी लगभग मध्य प्रदेश के बराबर ही जो बाघ हैं वो हैं। तो जो आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों में लगभग औसतन अगर हम देखें पिछले 3 साल का जो आंकड़ा है उसमें हर 11वें दिन एक बाघ की मौत हो रही है मध्य प्रदेश में। और यही अगर हम दूसरे प्रदेश में देखें, यानी हमने कर्नाटक के बारे में बात की, वहाँ 28वें दिन का एक आंकड़ा है। तो ये एक चिंता की बात है। बाघों का संरक्षण है, सरकार और जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जितने भी एक्टिविस्ट हैं वो सभी इस ओर काम करते रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या को संरक्षण के साथ में इनको बचाना भी होगा। हालांकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हों का कहना ये है कि दरअसल ये जो मौत है उनके पीछे की अलग अलग वजह है। कई बार टेरिटरी का मामला आता है, बाघों की आपसी लड़ाई की वजह भी मानी जाती है। कई बार जो बाघ हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी उम्र जो है जीने की हो जाती है, इस वजह से भी उनकी मौत होती है। लेकिन इन सबसे इतर एक और जो चिंता की बात है वो जो शिकार है उस पर अभी पूरी तरीके से अंकुश लग गया है जंगली इलाके में या जंगल के इलाके में। इस पर कहीं ना कहीं सवाल है, उसको लेकर और ज्यादा काम करने की जरूरत है अगर इन आंकड़ों को कम करना है जो मौत के आंकड़े हैं तो। जी बिल्कुल शरद, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो शिकार होते हैं इस पर जरूर रोक लगाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कई बार न्यूज़ 18 ने ऐसी खबरें साझा की हैं जहां पर देखा जाता है कि बाघों के दांत, नाखून या पंजे कटे हुए होते हैं, यानी कि बाघों का शिकार होता है और इस पर सख्त नजर रखने की जरूरत है। अगली खबर का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां टोल नीति में होगा बदलाव। नई सड़कों पर टोल टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स वसूली नहीं होगी, पुराने टोल टैक्स पर वसूली रहेगी जारी। MPRDC की सड़कों पर नहीं टोल नीति होगी प्रभावी। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर टोल नीति में बड़ा बदलाव होगा। और एक बार फिर से शरद की तरफ रुख करते हैं। शरद, टोल नीति में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है, विस्तार से पूरी जानकारी। देखिए, ये जो नई नीति है दरअसल उसमें एक बात ये भी कही जा रही थी कि जो टोल है वो क्या पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो पहले तो राहत इस बात की थी कि जो टोल है वो शायद खत्म हो रहा है और उसके बाद जो प्राइवेट वाहन है उनसे टोल नहीं लगेगा, सिर्फ कमर्शियल वाहन है केवल उन्हीं से टोल लिया जाएगा जो स्टेट की सड़कें हैं, MPRDC सड़कें। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो नई सड़कें हैं केवल उन पर ही टोल नहीं लगेगा और बाकी जो पुरानी सड़कें हैं उन पर तो टोल पहले की तरह ही वसूला जाता रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि लोगों को फिर अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। नई सड़कें तो जब बनेंगी तब उनके ऊपर टैक्स लगने की बात आती है। ज़्यादातर तो जो पुराने रूट हैं पहले से निर्धारित हैं। तो जो नई नीति है उसमें पहले ये शायद लोगों को लग रहा था या ये बात भी सामने आ रही थी कि हो सकता है कि टोल को बंद कर दिया जाए, लेकिन अब ये बात स्पष्ट है कि टोल केवल नई सड़कें जो बन रही हैं उन पर नहीं लगेगा, पुरानी पर जिस तरीके से लगता रहा था उस तरीके से टोल देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म की बाध्यता खत्म करने का मामला, यूनिफॉर्म की बाध्यता खत्म करने का फैसला लिया वापस। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने वापस लिया फैसला। मामले को हिजाब विवाद से जोड़े जाने पर फैसला वापस लिया गया है। इस सत्र में यूनिफॉर्म की अनिवार्यता समाप्त की गई थी। भ्रम फैलने की आशंका से फैसला वापस लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, देखा जा रहा है कि यूनिफॉर्म खत्म करने की जो बात कही गई थी अब उस फैसले को वापस लिया गया है निजी स्कूलों द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा था कि अब निजी स्कूलों में जो है यूनिफॉर्म की जो अनिवार्यता है उसे समाप्त कर दी जाएगी। मंगलवार को ये जो संघ है उन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन काफी तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो रूमर है वो फैला और इसे हिजाब मामले से तुरंत जो लोग हैं उन लोगों ने कनेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया, तमाम जो सोशल साइट्स में उसमें भी सुर्खियां रही और तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। उसके बाद जो
देर रात है जो है स्कूल एसोसिएशन ने, निजी स्कूल एसोसिएशन ने इस फैसले को वापस ले लिया है और जिस तरह से यहां पर उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया है फिर से, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं उन लोगों ने 2021 में एक आवेदन दिया था और उनसे बात भी की गई थी, उसी के तहत फैसला लिया गया था। लेकिन जिस तरह से इसे जो है अन्य जो है मामलों को लेकर के कनेक्ट किया गया, तो जो निजी स्कूल एसोसिएशन हैं उन लोगों ने इस फैसले को रातों रात बदल दिया है। जी रिनु। जी बिल्कुल, लेकिन युगल एक तरीके से चलिए ये तो हिजाब वाला मामला है जिसकी वजह से फैसला वापस लिया गया, लेकिन यदि और भी तरीकों से देखा जाए, बच्चों में समानता का भाव नहीं रहेगा। वे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वे बच्चे जो कि निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके बीच का अंतर स्पष्ट नजर आएगा यदि वो बिना यूनिफॉर्म के अपने नॉर्मल कपड़ों में जाते हैं। तो क्या इन सब चीजों को मद्देनजर नहीं रखा गया, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया स्कूल प्रबंधन के द्वारा? जी रेणु, देखिए जो शैक्षणिक संस्थान है बिल्कुल उसे धर्म से, राजनीति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि भावी पीढ़ी उनमें जाती है, शिक्षा लेती है और यही देश की जो भविष्य भी होते हैं। अगर इस तरह से उन्माद का पाठ पढ़ाया जाए या फिर जो वेशभूषा को लेकर के किसी को बांटने की जो अगर बात होगी तो ये काफी चिंताजनक कही जा सकती है। जिस तरह से शाला गणवेश की जो नींव इसीलिए रखी गई थी कि जो विद्यार्थी हैं उनमें समानता रहे। बिल्कुल, समानता का भाव बहुत जरूरी है बच्चों में, क्योंकि बच्चे बचपन से सबको एक भाव से देखते हैं, समानता का भाव रहता है तो उनके लिए मानसिक रूप से भी अच्छी बात है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाकाल के भक्तों के लिए खुशखबरी है, जहां महाशिवरात्रि से पहले खुशखबरी मिली। वीआईपी दर्शन के लिए 100 रुपए शुल्क समाप्त कर दिया गया है। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया गया। गर्भगृह से आम भक्त भी दर्शन कर सकेंगे। सप्ताह में 4 दिन कर सकेंगे दर्शन। कोरोना के चलते गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध था। और खबरों में इतना ही। नमस्कार।